गुड मॉर्निंग एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं सीए इंटर अकाउंटेंसी, चैप्टर चल रहा है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इलस्ट्रेशन नंबर 12, आईसीआई मॉड्यूल, पेज नंबर 10.57। इलस्ट्रेशन नंबर 12 बेहद 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 सिंपल इलस्ट्रेशन है। इसमें एक भी एडजस्टमेंट नहीं आएगा। ये सिर्फ एक तरीके का फुल फ्लेज क्वेश्चन, जिसमें आपको शुरू से लेके आखिरी तक सब कुछ बनाना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आप विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को जानते ही होंगे, उन्हीं का है ये। फ्रॉम द बैलेंस शीट्स एंड इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट of Virat Limited and Anushka Limited as on 31st March. Virat Limited hold 80% of equity shares in Anushka Limited since its incorporation. Since Anushka Limited's incorporation. सबसे important लाइन है ये कि विराट लिमिटेड ने शेयर्स कब खरीदे? जब इनकॉर्पोरेशन हुआ तब। इसका मतलब प्री का कुछ है ही नहीं, सारा ही प्रॉफिट कौन सा होगा? पोस्ट का होगा। प्री में तो सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल जाएगा। शेयर कैपिटल का 80% कहां चला जाएगा? प्री में, सीओसी अकाउंट में। तो यार ये तो मेरे हिसाब से गुडविल और कैपिटल रिजर्व तो अभी एक सेकंड में पता पड़ जाएगा। जल्दी से बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट का अमाउंट देखो। बैलेंस शीट में विराट लिमिटेड की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट का अमाउंट देखो, 3,20,000। और अनुष्का लिमिटेड की शेयर कैपिटल देखो, 4 लाख। विराट लिमिटेड ने कितना एक्वायर किया है? 80%। 4 लाख का 80% कितना हुआ? 320। पैसे भी कितने दिए? 320। नो कैपिटल रिजर्व, नो गुडविल। तो ये क्वेश्चन वो रिजर्व तो बाद में बना होगा। पैसे कौन से पैसे? विराट लिमिटेड ने अनुष्का लिमिटेड के शेयर्स खरीदे, तो विराट लिमिटेड की बुक्स में इन्वेस्टमेंट शो हो रहा होगा ना। देखना, इन्वेस्टमेंट ढूंढना असेट साइड पे कितना है? 320। मतलब 80% शेयर खरीदे, कितने में खरीदे? 320 में। अब अनुष्का लिमिटेड का शेयर कैपिटल देख कितना है? 4 लाख का 80% कितना हुआ? 320। तो 320 के लिए कितने पैसे दिए? 320। कोई फायदा नुकसान नहीं। नो कैपिटल रिजर्व, नो गुडविल। ठीक है, हो जाएगा ये क्वेश्चन आप लोगों से? हाँ, तो इसको मतलब इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे खरीदे ना इसमें, तो आप क्या बता रहे थे? होगा ही नहीं। अरे जो अपन रिजर्व में प्रॉफिट क्या होगा? कैपिटल का। ठीक है, चलो। अरे बाप रे बेटा, अगर 12 नहीं करेंगे और 13 करेंगे तो नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी समझ। 12 और 13 में जमीन आसमान का फर्क है कि अगर 12 में कुछ भी नहीं है तो 13 में सब कुछ ही है। समझे आप? ठीक है, रेडी होता है ना? आर यू रेडी? डन। 5 स्टार मार्क कर दो 13 पे। 5 स्टार लिख दो। रिवाइज ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन बिफोर एंटरिंग टू एग्जामिनेशन हॉल। मतलब वो आप बैग वैग पटक के जाते हो ना एग्जाम में अंदर, तो वो बैग पटकने से पहले आपको ये क्वेश्चन पढ़ के जाना है। From the following balance sheet of H Limited and its subsidiary S Limited drawn up at 31st March 2021, prepare consolidated balance sheet as at that day having regard to the following. कहानी है, कुछ भी important नहीं है। Reserves and profit and loss of S Limited stood at 25 and 15,000 respectively on the date of acquisition of its 80% shares by H Limited on 1st April 2020. जब एक्वायर किया तो प्री के रिजर्व्स इतने थे, 25 और 15। नॉट सो इम्पोर्टेंट, हर क्वेश्चन में होता है। 5 स्टार मार्क करोगे आप सेकंड वाले ट्रांजैक्शन पे। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। मैंने कहा था ना कंसोलिडेशन में आपको 3 एडजस्टमेंट बताऊंगा, वो 3 में से ही कोई 1 या 2 आएंगे।
तो ये वो सबसे पहला वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट वाला, सबसे डिफिकल्ट वाला, सबसे दिमागदार वाला। ठीक है, ये समझ लिया तो बाकी के दोनों तो सिंपल है। बाकी के दो में से भी एक बोनस वाली बात अपन कर चुके हैं कि उन्होंने पोस्ट के रिजर्व में से बोनस दे दिया, तो पोस्ट वाली चीज कहाँ चली गई, प्री में चली गई, तो वो जो गुडविल और कैपिटल रिजर्व मेरा लॉक हो जाता है, वो ताला मेरा खुल गया, गुडविल और कैपिटल रिजर्व चेंज हो गए। डन। एक वो समझ में आया नहीं आया अच्छे से वो। अब ये दूसरा वाला सबसे इंपॉर्टेंट वाला, ठीक है, ये आ गया, तो तीसरा वाला और भी थोड़ा सिंपल आएगा। इसमें वो कह रहे हैं मशीनरी बुक वैल्यू 1 लाख एंड फर्नीचर बुक वैल्यू 20,000 ऑफ एस लिमिटेड वर रीवैल्यूड, अंडरलाइन करो, वर रीवैल्यूड एट 1,50,000 एंड 15,000। आयरनी देखो, एक ही एडजस्टमेंट में उन्होंने दोनों बात समझा दी कि 1 लाख की मशीनरी को तो हमने अपवर्ड वैल्यूएशन कर दिया, 20,000 के फर्नीचर को हमने डाउनवर्ड रिवैल्यू कर दिया। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2020, ऑन 1 अप्रैल 2020 मतलब लिखो यहाँ पे DOA, डेट ऑफ एक्विजिशन, कि जब हमने इसको एक्वायर किया ना, तब हमने इसकी एसेट को रीवैल्यू करके एक्वायर किया। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ फिक्सिंग द प्राइस ऑफ इट्स शेयर्स, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ यूजफुल लाइफ, मशीनरी 10% एंड फर्नीचर 15%। मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 स्टार इसके ऊपर भी काम करो, इसी का काम है अमन पे कि डेप्रिसिएशन ही सबसे ज्यादा पंगा डालेगा। फिर इसके बाद आपको बैलेंस शीट दे रखी है और क्वेश्चन खत्म कर रखा है। जो बात इसमें नहीं बोल रखी, जो अपन को बैलेंस शीट देख के समझ में आएगी, वो समझना। आप पूरा सेंटर फोकस अर्जुन के लिए मछली की आंख, ये मशीनरी और ये फर्नीचर ही है। बाकी पूरे क्वेश्चन में प्री और पोस्ट में कुछ भी नहीं धरा, वो तो वैसे ही वो एनालिसिस जैसे अपन करते हैं मोनोटोनस वे में, वैसे हो जाएगी। आपको बस इनका एडजस्टमेंट ही समझना है। आप जल्दी से, अच्छा पहले तो ये बताओ, ये कौन सी कंपनी की मशीनरी और फर्नीचर को रिवैल्यू किया? एच लिमिटेड के एस लिमिटेड? एस लिमिटेड, वेरी गुड। अब जाके एस लिमिटेड की बैलेंस शीट में मशीनरी का अमाउंट देखो कितना है, 90,000। 90,000। अरे यार, जब तुमने 1 लाख की चीज को 1.5 लाख पे रिवैल्यू कर दिया और तुम कह रहे हो उस पर डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है, 10%, देखो है ना, तो 1.5 लाख का 10% कितना होता है, 15,000। तो तुम्हारी बैलेंस शीट में वैल्यू कितने से दिखनी चाहिए, 1.35 से दिखनी चाहिए। 1.35 से नहीं दिख रही, कितने से दिख रही है, 90। ये 90 कैसे आया होगा कि 1 लाख रुपए में से 10% माइनस करके ये कितना लिया है, 90,000 लिया है। मतलब प्रॉब्लम कहां हो गई कि हमने जब एक्वायर किया तो हमने तो रिवैल्यू मान के एक्वायर किया, पर स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में तो तुमने उसको रिवैल्यू किया ही नहीं। समझेगे नहीं? और जब मैं कंसोलिडेशन करूंगा, पहले मैं उसको रीवैल्यू करूंगा और रीवैल्यू करने के बाद क्या करूंगा, टेक ओवर करूंगा। समझ में आया कि नहीं? हाँ, वो जो भी करेंगे वो मैं बताऊंगा। पहले अभी ये जो पोजीशन है वो समझ गए आप लोग कि मैंने एक्वायर किया था, तो मैंने तो असेट्स की वैल्यू ज्यादा मान के पैसे दिए ना आपको, और आपने उसको अपनी बुक्स में तो रिवैल्यू किया ही नहीं। भैया मैंने तो ज्यादा मान के ही रिवैल्यू किया है, तो अब मैं कंसोलिडेशन करूंगा तो मैं कंसोलिडेशन रीवैल्यूड फिगर पे करूंगा, ओरिजिनल फिगर्स पे कंसोलिडेशन नहीं करूंगा। समझ में आया ये बात? मैं जो कह रहा हूँ वो बात समझ में आई? तो इसके लिए एक नोट डाल दो, इसके लिए एक नोट डाल दो। अभी ये नोट कहाँ डालना बेटा, ये यहाँ पे स्पेस है आपके पास। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट, यहाँ लिखो, पहले यहाँ लिख लो जो बोल रहा हूँ, नहीं तो पीछे ही चलते रहोगे पूरे क्वेश्चन में। It has been observed that S Limited has not revalued the figures of machinery and furniture, revalued the figures of machinery and furniture as per the terms of acquisition. It has been observed that S Limited has not revalued the figures of machinery and furniture as per the terms of acquisition. Full stop. Hence,
the consolidation will be, hence the consolidation will be done on the, hence the consolidation will be done on the basis of revalued figure. Hence the consolidation will be done on the basis of revalued figure. Full stop. So the adjustment of revaluation, so the adjustment of revaluation has to be made, has to be made in following three items, has to be made in following three items. अब आपके पास स्पेस कम हो तो सुनो, आपके पास स्पेस कम हो तो 1 2 एंड 3 कर देना, 1 2 3 करने की बजाय 1 2 एंड 3 कर देना। तो पहला लिखो, फर्स्ट असेट, असेट ब्रैकेट में लिखो मशीनरी एंड फर्नीचर, यहाँ लिख दे, यहाँ एरो करके यहाँ लिख दे 1 2 3। असेट मतलब क्या, मशीनरी और फर्नीचर की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। सेकंड रीवैल्यूएशन रिजर्व, सेकंड रीवैल्यूएशन रिजर्व, इसके आगे ब्रैकेट में लिखो प्री, डेट ऑफ एक्विजिशन पे रिवैल्यू करूंगा तो जो रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट होगा वो भी तो रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होगा, और डेट ऑफ एक्विजिशन पे क्रिएट हो रहा है तो क्या माना जाएगा, ये प्री है ना। ओके, अगला आओ थर्ड पीएनएल, थर्ड आओ पीएनएल, ब्रैकेट में लिखो डेप्रिसिएशन, पीएनएल ब्रैकेट में लिखो डेप्रिसिएशन और एरो करके लिखो पोस्ट। तीन जगह इनके चेंजेस होंगे, समझते जाओ वन बाय वन। एक, इनके एसेट्स की वैल्यू में रीवैल्यू कर दूंगा, एक को कम एक को ज्यादा। अभी है ना, अपन कम वाले को हटा दो, एक ही एसेट को बेस बना के समझते हैं अपन कि मुझे मेरे मशीनरी को 1 लाख से कितना लेना है, 1.5 लाख पे लेके जाना है, ठीक है। अब ये मेरा DOA और ये है मेरा DOC। जब मुझे कंसोलिडेट करना है तो DOA पे उसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपीस, मैं चाहता हूं कि उसको मैं कितने पे रिवैल्यू कर दूं, 1,50,000 पे कर दूं। डन। आपने रिवैल्यूएशन किया ही नहीं और अब हम कहाँ खड़े हैं, DOC पे। तो आपने क्या करा, 1 लाख का 10%, 10,000 माइनस करके उसको कितने से दिखा रखा है, 90,000 से दिखा रखा है। मैं कंसोलिडेशन करूंगा, मैंने पैसे रिवैल्यूड फिगर के हिसाब से दिए हैं तो मैं कंसोलिडेशन इन वैल्यूज पे करूंगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तुम्हारा डेप्रिसिएशन माइनस होना चाहिए था कितना, 15,000, और आज की बैलेंस शीट में तुम्हारी वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, 1,50,000। डन। अब मेरे 1 2 3 कैसे चलेंगे समझो। पहला कि सर असेट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो जब मैं कंसोलिडेशन करूंगा तो असेट की वैल्यू 90 नहीं लूंगा, कितने लूंगा, 1,35 लूंगा। एग्रीड के नहीं। जब अपन वो असेट्स एंड लायबिलिटी एज इट इज मर्ज करते हैं ना, तो मेरे मशीनरी में तुम्हारे मशीनरी की वैल्यू 90 ला करके कितनी मर्ज करूंगा, 1,35 मर्ज करूंगा। ये सबको समझ में आ गया। डन। दूसरा कि मैंने रिवैल्यू यहां थोड़ी किया है, मैंने रिवैल्यू कहां किया है, यहाँ पे। वो तो मैं कह रहा हूँ डेप्रिसिएशन इतना लगना चाहिए था, इतना लगना चाहिए था, इतना लगाया। हाँ, आपकी तो है, नहीं है आपकी, फिर अच्छा। अब सुनो, मुझे रिवैल्यूएशन करना है, एक ही चीज को 1.5 दिखाना है, 1.5 दिखाना है तो 50,000 कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व में। और ये रिवैल्यूएशन रिजर्व पूरा का पूरा क्या माना जाएगा, DO पे आया तो और प्री, वही मेरा और MI,
ठीक है, तो एक एक तो ये कि एक नया रिजर्व मैं क्रिएट करूंगा, वो क्या माना जाएगा, प्री माना जाएगा। डन, बन गया रिजर्व, प्री और पोस्ट हो गया, एमआई हो गया, प्री हो गया, एमआई और एच लिमिटेड हो गया। अब भैया तुमने तुम्हारे पीएनएल में डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करा है, 10,000। जब रीवैल्यू हो गया तो डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होना चाहिए, 15,000। तो तुम 10,000 चार्ज कर चुके हो, 15,000 चार्ज करना है, 5,000 और चार्ज करूंगा, तो ये पीएनएल में क्या हो जाएगा, माइनस। कौन से पीएनएल में, करंट ईयर के प्रॉफिट में से माइनस होगा ना, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है तो मेरे एक्वायर करने के बाद जो प्रॉफिट है उसमें से माइनस होगा ना। तो भाई ये माइनस होगा पोस्ट वाले प्रॉफिट में से। आपको जब मैं कंसोलिडेशन का इंट्रो दे रहा था तब क्या बोल रहा था, सारा मसला किसका है, प्री और पोस्ट का, कि क्या प्री और क्या पोस्ट। ये एक्वायर किया तब रिवैल्यू किया तो ये प्री, एक्विजिशन हो गया, इसके बाद तुम्हें चार्ज करना था 15, तुमने किया 10, तो 5,000 और चार्ज करूंगा पीएनएल में से। कौन से पीएनएल में से, करंट ईयर के प्रॉफिट में से, तो पोस्ट में से। तो पीएनएल को जब अपन बांटेंगे तो उसमें से प्री अलग कर दो, पोस्ट आ गया, इस पोस्ट वाले प्रॉफिट में से 5,000 का डेप्रिसिएशन और माइनस कर दो, जो बच जाएगा उसको फिर आप क्या कर देना, एच लिमिटेड और एमआई कर देना। आ रही है बात समझ में अच्छे से, डन, ओके। जब तुम डेप्रिसिएशन ये वाला चार्ज करोगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व करके असेट इतने सा दिखा चुके हो, तो अब असेट की वैल्यू डीओसी पे क्या रहेगी, 1,35,000 रहेगी ना। तो जब मैं असेट्स एंड लायबिलिटीज को मर्ज करूंगा तो मेरी मशीनरी में तुम्हारी मशीनरी कितने से मर्ज होगी, 1,35,000 से मर्ज होगी। क्लियर है कि नहीं है। तो 3 इफेक्ट क्या होंगे कि सर, पहला इफेक्ट प्लांट एंड मशीनरी जो भी है उसको रिवाइज वैल्यू से दिखाऊंगा। दूसरा इफेक्ट कि रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट करूंगा, उसको क्या मानूंगा, प्री मानूंगा। तीसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में से किसकी वजह से, डेप्रिसिएशन की वजह से, और वो क्या मानूंगा मैं, पोस्ट मानूंगा। डन, ओके। चलो अब सेम कहानी, सेम चीज किसके लिए, फर्नीचर के लिए। तो फर्नीचर को तो मैं क्या कर रहा हूं सर, फर्नीचर है कितने का, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ मैं, फर्नीचर कितने का है, 20 का। कितना दिखाना है भाई, 15। तो अब 5,000 रिवैल्यूएशन रिजर्व में से क्या हो जाएंगे, माइनस। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व नेट कितने का बचेगा, 45,000 का। तो वो जो प्री आप 50,000 को बांट रहे थे, 50 को नहीं बांटोगे, कितने को बांटोगे, 45,000 को बांटोगे। ये क्लियर है सबको, हाँ, ओके। अब आपने तो 20,000 रुपए के ऊपर कितना परसेंट बोला है, 15%। 15% माइनस करने के मतलब 3,000 माइनस करने के बाद तुमने कितना दिखा रखा है भैया, 17,000। देखो बैलेंस शीट में 17 दिख रहा है क्या, हाँ। और मेरे हिसाब से 15,000 पे 15% कितना हो गया, 2,250। तो 2,250 माइनस करने के बाद कितना, 12,750। तो भैया ये वाला तो बहुत सिंपल है कि जब फर्नीचर को मर्ज करूंगा तब कितना करूंगा, 12,750 मर्ज करूंगा। सेकंड वाला भी सिंपल, समझ में आ गया एक बार में कि रिवैल्यूएशन रिजर्व 50,000 नहीं है, 5,000 का माइनस हो रहा कितना है, 45,000। और यहाँ अब इसका उल्टा, वहां तुमने कम चार्ज किए थे, मैं ज्यादा कराना चाहता था, तो पीएनएल में से क्या हो रहा था, माइनस। यहाँ तुम ज्यादा चार्ज कर रहे हो, मैं कम चाहता हूं, तो डेप्रिसिएशन आपका क्या हो जाएगा, कम, खर्चा कम हो जाएगा, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका, ज्यादा। तो बेटा ये पीएनएल में क्या होगा, प्लस। तो नेट इफेक्ट ये माइनस और ये प्लस, तो नेट इफेक्ट क्या होगा इनका, 4,250 क्या होगा पीएनएल में माइनस। है तो पोस्ट ही, करंट ईयर का है ना, एक्वायर करने के बाद, तो 4,250 पोस्ट में से माइनस। डन, 750 एक मिनट बता दो। इन लोगों ने 20,000 पे 15%, 3,000 चार्ज कर रखा है डेप्रिसिएशन। मैं तो वैल्यू कम कर रहा हूं, तो डेप्रिसिएशन भी कम होना चाहिए। तो तुमने डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज कर दिया, कितना, 750। ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, मैं डेप्रिसिएशन क्या करूंगा, कम करूंगा। खर्चा कम करूंगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना।
तो इधर प्रॉफिट कम करना है 5,000 से, इधर प्रॉफिट बढ़ाना है 750 से, तो नेट 4250 से मुझे प्रॉफिट क्या करना है, कम करना है। कौन सा प्रॉफिट, पोस्ट वाला प्रॉफिट। डन। ये पूरा डायग्राम बना लो भैया, ये पूरा डायग्राम बना लो। ये नहीं बनाओगे तो जब पढ़ने बैठोगे तब कुछ समझ में नहीं आएगा। फोटो खींच लो, बनाना है जहां बनाना है वो जगह देख लो आप। मेरे हिसाब से ये स्टिकी नोट में बन के इसी क्वेश्चन के साथ चिपकना चाहिए आपका। कहीं और किसी नोटबुक वगैरह में कहीं बनाओगे तो फिर वो रह जाएगा वही। अब जगह भी चाहिए, इतनी जगह होगी नहीं, तो आप तो प्रॉपर किसी पेज पे बड़ा सा डायग्राम बनाओ, उस पेज को टीयर करके इस पे स्टिक कर दो फेविस्टिक से। ठीक है, यही तरीका है इसका। चलो बड़े हैं हम, मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप इसका फोटो ले लो मेरे। अपने पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि मैं स्लाइड कर दूं। ले लिया फोटो, चलो आगे बढ़ो। मैं बोला टाइम है मेरे पास 15 मिनट है, 15 मिनट में सॉल्व करना है बेटा, जल्दी जल्दी करेंगे। एडजस्टमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस। प्रोसेस में पहले आएगा एच लिमिटेड। एच लिमिटेड में सबसे पहले बनेगा सीओसी। वेरी गुड। सीओसी के बाद बनेगा एमआई। वेरी गुड, दो तो बनेंगे ही बनेंगे। उसके बाद अब देखेंगे हम बैलेंस शीट कि कौन कौन से रिजर्व है। किसका रिजर्व देखना, एच लिमिटेड का। एच लिमिटेड का कौन कौन सा रिजर्व है, जनरल रिजर्व है और पीएनएल है, बस दो ही है। अब आते हैं अपन एनालिसिस ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड, इसमें देखेंगे अपन शेयर होल्डर्स फंड। सबसे पहला कौन है, शेयर कैपिटल। अच्छा मेरी होल्डिंग कितनी है, 80% है। ओके, शेयर कैपिटल कितना है, 1 लाख। बेटा एस लिमिटेड का अमाउंट देख कितना है ना प्लीज। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, भावनाओं में बह गए अपन। पहले यहाँ के अमाउंट लिखो फटाफट। सीओसी का इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बताओ कितना है, बस 160। अरे कॉस्ट बताओ, कॉस्ट इन्वेस्टमेंट में लिखा होगा 1,60,000। एमआई तो कैलकुलेट होगा। जनरल रिजर्व का बैलेंस बताओ और पीएनएल का बैलेंस बताओ एच लिमिटेड का। जनरल रिजर्व कितना है, 2,00,000। पीएनएल 1,00,000 लिख दिया क्या अपन ने। हाँ, अब इसके बाद अपन एस लिमिटेड पे चलते हैं, 1 बाय 1 शेयर होल्डर्स फंड को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले 1,00,000, ये तो पूरा क्या माना जाता है, फ्री। ओके, 80% और 20%, 80,000 और 20,000 सीओसी और एमआई। शेयर कैपिटल 80,000, शेयर कैपिटल 20,000। इसके बाद कौन सा है, हेलो। अगला रिजर्व कौन सा है आपका, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व की अमाउंट क्या है, बैलेंस शीट में से देख के बताओ। पहले टोटल अमाउंट बताओ 75,000। फिर उन्होंने कहा है कि डेट ऑफ एक्विजिशन पे इतना था, तो प्री और पोस्ट 25,000 प्री, 50,000 पोस्ट। जनरल रिजर्व का कोई एडजस्टमेंट नहीं है अपने पास, है ना, कोई बोनस वोनस थोड़ी है इस बार। ठीक है, क्या ये किसी और का है, 20 और 5 प्री है तो सीओसी और ये एमआई 40,000 और 10,000। ये मेरा जनरल रिजर्व और ये एमआई। तो जनरल रिजर्व 20,000, जनरल रिजर्व
5,000 प्लस 10,000 15,000 और शेयर ऑफ एस लिमिटेड 40,000 हो गया। अगला कौन सा है इनका? P&L में तो डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट होगा, है ना? थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, चलेगा ना तुम लोगों को? ये बैटरी खत्म हो गई इसकी। P&L में डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट होगा, वो करने से पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व कर लेते हैं अपन, वो सिंपल है। सानिध्य, P&L में तो डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट होगा ना, उससे पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना? अब यार ये पूरा वर्किंग पूरी मेंशन करनी पड़ेगी आपको कि मशीनरी के चक्कर में 50 और फर्नीचर के चक्कर में -5,000, टोटल 45,000 और 45,000 पूरा क्या माना जाएगा? 80% और 20%, 36,000 और 9,000 डन। COC और MI, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व 36,000, रिवैल्यूएशन रिजर्व 90। ठीक है। P&L यहाँ करो, यहाँ करो, यहाँ बैलेंस शीट बनानी, क्योंकि मेरे को पहले यहाँ समझा दूं, फिर वहां भी लिख दूंगा। अरे मजदूरी पसंद है मेरे को, तू वहां समझाने के बाद भी वो पसंद नहीं है मेरे को। तो बता, मुंह नहीं बनाए तो यहाँ बनाऊं? हाँ अच्छा। P&L बैलेंस शीट में अमाउंट देख के बताओ कितना है? 25,000। 25,000 में से प्री कितना, पोस्ट कितना? 15,000 तो हो गया प्री और 10,000 हो गया पोस्ट। पोस्ट में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना, हाँ, कि अब यहाँ जगह कम है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना करना है? बढ़ाना है कि कम करना है? डेप्रिसिएशन बढ़ाना है तो P&L कम करना है, तो -5,000। और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो डेप्रिसिएशन कम करना है तो P&L बढ़ाना है 750। नेट करके बताओ कितना बचा? 5750। अच्छा 5750 डन। ओके, अब बस वही घिसा पिटा 80 और 20, 12,000 और 3,000 COC और MI। इधर भी 80% और 20% कितना है? 4,600 और 1,150। ये चला जाएगा P&L में और ये चला जाएगा MI में। तो डालो भैया जल्दी से, P&L कितना? 12,000, MI 3,000 प्लस 1,100, 4,150। और P&L में शेयर ऑफ एस लिमिटेड 4,600। ठीक है, सारी चीजें हो गई। सिर्फ एक वो मशीनरी और फर्नीचर जब क्लब करेंगे तो अपन को रियल वैल्यू पे क्लब करना पड़ेगा, ठीक है ना? ओके, टोटल शोटल करो सबका। 160 में कितने आए? पैसे ज्यादा दे रखे अपन ने? 12,000 की गुडविल। 45,150 MI, 2,40,000 जनरल रिजर्व। देख लो तुम। वन लाख 4,600। अब बैलेंस शीट बना ले अपन। बैलेंस शीट बनाते समय तीन चीजों का ध्यान रखना है आपको, शेयर कैपिटल और इन्वेस्टमेंट।
शेयर कैपिटल एज इट इज, इन्वेस्टमेंट उड़ जाएगा, सारे रिजर्व्स यहाँ से वर्किंग में से, और असेट्स और लायबिलिटी एज इट इज मर्ज। इस क्वेश्चन में एसेट एंड लायबिलिटी मर्ज करते समय वो नई रिवाइज वैल्यू का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो अब बैलेंस शीट में देखते जाओ, जैसी बैलेंस शीट में जैसी क्वेश्चन में बना रखी है वैसे ही अपन बना देते हैं। मैं नोट्स टू अकाउंट्स नहीं बनाऊंगा, है ना। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है आपका, इक्विटी एंड लायबिलिटी। शेयर होल्डर्स फंड, इसमें पहले आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, ये तो सिर्फ एच लिमिटेड का ही आता है, कितना है 6 लाख। अब आप रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे, मैं नोट्स टू अकाउंट्स नहीं बनाता हूं, मैं यहीं पे 1 2 कर देता हूं। एक तो है जनरल रिजर्व और एक है P&L। जनरल रिजर्व 2,40,000, 1,04,600 डन। अब आएगा नॉन करंट लायबिलिटी, इसमें एक ही चीज है MI 48,150। अब करंट लायबिलिटीज कितनी है, करंट लायबिलिटीज कितने आइटम्स है करंट लायबिलिटीज में, आइटम एक ही है, ट्रेड पेबल्स, दोनों का प्लस कर दो, 1,50,000 हो गया लायबिलिटीज पूरी। गुडविल आ रहा है, वैसे भी कैपिटल रिजर्व तो है ही नहीं, ठीक है। अब असेट्स, नॉन करंट असेट्स, पहले आएगा इंटेंजिबल असेट, इंटेंजिबल असेट गुडविल। इंटेंजिबल असेट तो पहले आता है बाद में आता है, कोई बात नहीं। तो बताओ कितना है, 12,000 और टेंजिबल प्रॉपर्टी प्लांट और कितना है, अरे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कितनी चीजें हैं आपके पास, मशीनरी और फर्नीचर है। अरे एज इट इज नहीं करना ना बेटा, पहले तो मशीनरी अलग से बताओ। 3 लाख तो एच लिमिटेड का, और उसका कितना 135, 4 1,50,000 तो उसका, और इसका कितना हुआ 15,000 में से दो, वो इमेज देख लो आप, उसमें पता पड़ जाएगा आपको कितना लेना है। 12,750। बेटा ये 1,35,000 कहाँ से आया, 12,750 कहाँ से आया, ये आप उस इमेज में से देख के समझ जाओगे, ठीक है। वो इमेज अपने आप में एक वर्किंग नोट है, इन 2 पेज के बाद बननी चाहिए वो वर्किंग नोट, और ये पहला पेज है, सोल्यूशन है ये मेरा, ठीक है, ओके। है क्या कुछ उसमें, क्या है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो उड़ाना है ना अपन को, बताओ मुझे। 440 6 लाख, 6 लाख में से एक साथ उड़ा दिया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 440, 4,40,000 और इनका 1,50,000, 5,90,000। और अब करंट असेट, करंट असेट नहीं है, क्या बात कर रहे हो, खत्म कर दिया।
बैलेंस शीट मैच कर लो, कितना आ रहा है? 11 लाख। क्या बात कर रहा है, सही पढ़ा रहा हूँ क्या मैं? गलती से? ठीक है क्या? पूरे सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इमेज जो आपने क्लिक करी, ये लल्लू है प्रोसेस पूरा, और वो नोट जो हमने लिखा, ये पढ़ के जाओगे तो ही वहां पे क्लिक करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब हमारी प्रैक्टिस शीट में इससे भी घातक एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में और उस घातक वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है समझा दूंगा। इस क्वेश्चन में हम DOA साल का शुरुआत वाली डेट है और DOC तो हमेशा साल की आखिरी होती है ना, तो आपने एक्वायर करा DOA में ही एक्वायर किया, ठीक है, साल की शुरुआत में। अब कमीना क्या कर देगा प्रैक्टिस शीट में, DOA यहां शिफ्ट कर देगा और असेट की वैल्यू कब की देगा, 1 लाख। यहाँ की, अब सुनना कितना खराब है, कितना खराब। आपको वो जो असेट की ओरिजिनल वैल्यू देगा कितनी, 1 लाख और 20,000, वो तो देगा इस साल की स्टार्टिंग की, पर कहेगा मैं रिवैल्यूएशन पता है कहां कर रहा हूं, इस डेट पे 1.5 लाख और 15,000, बिल्कुल मिड में। तो अब हमें वैसे पढ़ के क्या लगता है, मॉड्यूल ने तो ये सॉल्व करा है, तो पढ़ के क्या लगता है, हाँ ठीक है ना सर, 50,000 इसमें फायदा, 5,000 इसमें नुकसान, 45,000 का रिवैल्यूएशन रिजर्व, नहीं गलत। पहले 6 महीने का लगेगा डेप्रिसिएशन, फिर पता पड़ेगा कितनी उसकी वैल्यू थी और कितनी 1.5 लाख होनी चाहिए, फिर PNL में ये वाला डेट प्री में जाएगा और ये वाला डेट पोस्ट में जाएगा, तो प्री वाले में तो चेंज होगा ही नहीं, तो पोस्ट वाले में 6 महीने का डेप्रिसिएशन जाएगा, पूरे साल का नहीं जाएगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन भी मैं ही कराऊंगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व भी चेंज हो जाएगा। पोस्ट क्यों होगा, DOA यही है ना, रिवैल्यूएशन रिजर्व पोस्ट थोड़ी होगा। बस डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में और रिवैल्यूएशन रिजर्व कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा, कैलकुलेशन ही चेंज होगी, एडजस्टमेंट तो सारी वही के वही होगी, ठीक है। कल करेंगे वो क्वेश्चन। बाय टाटा, सी यू। टाइम हो तो एक और क्वेश्चन कर ले, पर रुक जा, बिल्कुल ही टाइम पे छोड़ दूं। बाय टाटा, सी यू।